हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी के साइंस क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि अम्ल क्या होता है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे क्षार किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्षारक। एक्चुअल में वर्ड क्या है? क्षारक। लोग जल्दबाजी में क्या बोल देते हैं? क्षार। क्षार और क्षारक दोनों में डिफरेंशिएट है, दोनों में अलगाव है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा के रूप में जान लेते हैं कि क्षारक किसे कहते हैं। क्षारक को यहाँ पर जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी दो परिभाषाएं हैं। जैसे कि अम्ल की पिछली दो क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इसकी एक तो जनरल परिभाषा थी जिसे हम लोग साधारण परिभाषा कहते हैं, और दूसरे को हम लोगों ने आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पर बताया था। तो क्षारक को भी यहाँ पर हम उसी हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं साधारण परिभाषा क्या होती है। साधारण परिभाषा में ये है कि जैसे वहां पे जाना था कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, तो जो चीजें खट्टी थी उन्हें हम लोग अम्ल कह देते थे। यहाँ पर क्या होता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं अर्थात कड़वे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। ठीक है ना, ये ओल्ड परिभाषा है। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम लोग पहचान के अनुसार यानी स्वाद के आधार पर हम लोग कैसे, यानी दो प्रकार से पहचान करते थे, एक स्वाद के आधार पर और एक रंग के आधार पर। तो स्वाद के आधार पर जो पदार्थ तीक्ष्ण होते हैं अर्थात जो कड़वे होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। जबकि अगर और साथ ही साथ अगर रंग के अनुसार हम लोग बात करें, किसके अनुसार? रंग के अनुसार बात करें, तो ये क्या करता है कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था, और ये जस्ट उसका उल्टा है, ये लाल लिटमस पेपर को नीले कलर में बदल देता है। ठीक है ना। अर्थात कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई यौगिक लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है तो वह संभवतः क्षारक कहलाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पर। आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है कि जो आयनन के पश्चात, यानी जब हम किसी यौगिक को जल में डालें और जल में डालने के बाद वो आयनन के पश्चात क्या करे कि वो OH आयन में वियोजित हो जाए, OH आयन में वियोजित हो जाए। यानी जब उसका हम लोग विद्युत अपघटन कराएं तो क्या हो, वहां पे जो भी तत्व हो, कोई भी धातु हो, वो प्लस आयन में टूट जाए, साथ ही साथ OH जो है वो एक माइनस यानी ऋणात्मक आयन में टूट करके अगर अलग हो रहा है, तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जान लेते हैं कि क्षारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। जैसे आप देख लीजिए KOH। ठीक है ना। साथ साथ यहाँ पे और जान लेते हैं हम लोग NaOH, BaOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है? ये सब के सब क्षारक है। अब जरा हम लोग जो ये आर्हेनियस साहब ने कहा था उस सिद्धांत को जान लेते हैं। जैसे KOH है, इसका अगर हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? K प्लस OH माइनस आयन में ये टूट जाएगा। इसी प्रकार से NaOH का अगर हम लोग कराते हैं तो क्या होगा? Na प्लस OH माइनस, ये आयन में टूट जा रहा है, अर्थात KOH और NaOH ये दो के दोनों क्या हुए? हमारे क्षारक हुए। अब बात जो अभी हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि अक्सर लोग क्षारक को क्षार बोल जाते हैं। ठीक है ना, तो वो बात भी हम लोग समझ लेते हैं। क्षार वो क्षारक हैं जो जल में घुलनशील हैं। ये परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। वे क्षारक हैं, यानी क्षार जो हैं वे क्षारक हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। अर्थात हम क्या कहेंगे कि जितने भी क्षार हैं वो सभी क्षारक हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को, जितने भी क्षार हैं वो सभी के सभी क्षारक हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते, बल्कि सभी क्षार जो है वो क्षारक होते हैं। ठीक है ना। अब बात हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्षारक की। तो क्षारक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षारक और दूसरा दुर्बल क्षारक, जैसे हम लोगों ने अम्ल में देखा था। ठीक है ना। तो प्रबल क्षारक हम लोग क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है ना, यानी जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर OH आयन दे देते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, घुल करके मतलब वहां पे वियोजित होकर के OH आयन को दे देते हैं, उन्हें हम लोग प्रबल क्षारक कहेंगे। और दुर्बल क्षारक में क्या होता है? जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर के जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग दुर्बल क्षारक
कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जान लेते हैं कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों के सामने जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था KOH, NaOH, PaOH, ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग क्षारक हैं। क्या है, KOH, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, ये सब के सब क्या है, प्रबल क्षारक है। जबकि दुर्बल क्षारक के रूप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं AlOH का होल थ्राइस, कॉमा हम ले लेते हैं NH4OH, ये सब के सब क्या है, दुर्बल क्षारक है। अर्थात ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, यानी यहाँ पे कुछ आंशिक रूप में OH आयन यहाँ पर मौजूद रह जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये AlOH को दिखाता हूँ। अगर AlOH होल थ्राइस की क्रिया कराई जाए तो ये एक प्रकार से क्या होती है, ये एक उत्क्रमणीय अपक्रिया प्रदर्शित करती है, मतलब हम लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्या बनाता है हमारे पास Al+3+3OH माइनस। अब यहाँ पर देखिए, आपको देखने से तो ऐसा लग रहा होगा कि सर जितने यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, +3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर मिल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ आंशिक रूप से OH आयन यहाँ पर बचे रह जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे एक जरा हम लोग एक क्रम देख लेते हैं कि हम लोग किस प्रकार से उसको सुनियोजित करते हैं। हाँ, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं जरा कि क्षार के बारे में, कि क्षार का जो मतलब क्रिएटिविटी है, यानी जो क्रियात्मकता है, वो किस क्रम में बढ़ती है और किस क्रम में घटती है। तो यहाँ पर देखिए जो KOH है, KOH, NaOH, NH4OH, BaOH का होल ट्वाइस, ये सब के सब यहाँ पे मैंने क्षार लिखे हैं और ये किस क्रम में लिखे हुए हैं, घटते हुए क्रम में। यहाँ पे KOH सबसे ज़्यादा प्रबल, फिर NaOH, फिर NH4OH का होल ट्वाइस, फिर BaOH का होल ट्वाइस, यानी ये एक किस प्रकार का लिखा हुआ है। और आपके जो है क्षारों के जलीय विलयन की प्रबलता लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है, क्षारों की जलीय विलयन की प्रबलता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपको कुछ क्षार दे दिए जाएंगे और वहां से पूछा जाएगा कि इसको सही क्रम में, प्रबलता के सही क्रम में लगाइए। तो ये क्रम आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है, हम चलते हैं कि क्षारक के भौतिक गुण, हमारे प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग जान लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसा कि मैंने वहां पे परिभाषा में बताया था कि ये क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, स्पर्श करने पर चिकने होते हैं। ठीक है ना। अरे आप साबुन देखें ना, साबुन घरों में यूज करते हैं ना, साबुन कैसा होता है, चिकना होता है ना। तो वो जो साबुन है वो क्षारीय होता है। ठीक है ना। साबुन कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसलिए वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्षार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और चिकने होते हैं। लिटमस पेपर को लाल से नीला कर देते हैं, है ना। ये बात आपको हमने पहले बताई थी। अगला हम लोग देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो है बेसिस। तो उसमें सबसे पहले हम लोग धातुओं के साथ क्रिया करा लेते हैं। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे अम्ल के साथ क्रिया कराई थी, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम इसको अगर क्षारक की क्रिया हम लोग किसी धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, यहाँ पे बन जाएगा लवण प्लस H2 गैस। जैसे वहां पर पुराने वाले में अम्ल के साथ था, वही यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जैसे ले लेते हैं Zn की क्रिया हम लोग करा देते हैं 2NaOH के साथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिंपल वही बात है, यहाँ बनेगा Na2 ZnO2 प्लस H2। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। अगला एक रिएक्शन और देख लेते हैं। अगर इसकी क्रिया एल्युमिनियम के साथ कराई जाए तो 2Al प्लस NaOH प्लस इसको थोड़ा सा जल में डाल देते हैं, जलीय विलयन हो जाएगा 2H2O। तो ये बना देगा भैया 2NaAlO2 प्लस 5H2। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख क्या रहे हैं, देख यहाँ पर ये रहे कि यहाँ पे भी हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जा रही है और यहाँ पे भी हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जा रही है। अर्थात क्या पता चला कि जब भी किसी क्षारक के साथ हम किसी धातु की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आगे आते हैं, अगला है अधातुओं के साथ क्रिया। तो अधातुओं के साथ जब भी हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, हमें लवण प्लस जल प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ले रहा हूं, अगर CO2 की क्रिया अगर हम CaOH का होल ट्वाइस से करा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा भैया, हमारे पास बन के आता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लवण तथा जल, ठीक है ना, प्राप्त हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्षारक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो मुख्य हमारे पास जो क्षारक हैं वो आपके पास वो 3 हैं, ठीक है ना, AlOH का होल थ्राइस और जो है NH4OH NaOH। तो जो AlOH का होल थ्राइस है इसका इस्तेमाल हम लोग वस्त्र बनाने में, जो आपके कपड़े बनते हैं उसमें, प्रति अम्ल बनाने में इसका करते हैं। साथ साथ NH4OH का इस्तेमाल क्लीजिंग एजेंट और अमोनियम लवण बनाने के लिए करते हैं। NaOH का इस्तेमाल हम लोग साबुन बनाने में, धावन पाउडर बनाने में, रेयान बनाने में, कागज़ बनाने में तथा लुगदी बनाने में करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग सुबह सुबह उठ करके रोज़ाना जो है मंजन करते हैं, मंजन में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट हमारा क्या करता है, हम टूथपेस्ट को लेते हैं, टूथपेस्ट में भी क्या होता है कि वो क्षारीय होता है, ठीक है ना। क्षार जब हमारे जो है जो मुंह में जो हमारा लार होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जब वहाँ पे हम मंजन करते हैं तो क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों मिल करके उदासीन कर देते हैं। इससे हमारा जो मुख होता है वो पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो में क्या जाना, क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक के प्रकार जाने, साथ ही साथ क्षारक के हम लोगों ने जो है रासायनिक और भौतिक दोनों गुण जाने। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इसका उपयोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है ना, और कहाँ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।